ख़वातीन के अंडे भी जो हैं वो स्टोर कर लिए जाते हैं, ये भी शुरू हो गया काम। अब लोग करवाना शुरू हो गए। तो जिन ख़वातीन की एज बढ़ रही है उनको एग फ्रीजिंग की तरफ जाना चाहिए। कि पूरी सर्जरी एक औरत की फर्टिलिटी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होती है। मोटापे वाला जो मसला है ना, उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। ख़वातीन के अंडे भी जो हैं वो स्टोर कर लिए जाते हैं, ये भी शुरू हो गया काम। देखिए, हाँ जी, आई वुड से कि इट इज़ इन इट्स इन्फेंसी इन पाकिस्तान राइट नाउ। अभी हम इसमें थोड़े से और आई थिंक इट इज़ टाइम कि वी वर्क हार्ड ऑन इट नाउ, क्योंकि ये पूरी दुनिया में अब ये काम स्टार्ट हो गया है। इंडिया में बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया है। उन लोगों ने IVF को तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिया है और एग फ्रीजिंग भी अब उन्होंने शुरू कर लिया है। हम लोग अभी फ़िलहाल जिस स्टेज पे है ना, अभी हमारी कौम IVF को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया है उसने, और अब लोग करवाना शुरू हो गए हैं। तो मुझे लेकिन लगता है कि वो द नेक्स्ट 10 ईयर्स एग फ्रीजिंग का काफ़ी ट्रेंड हो जाना चाहिए। एग फ्रीजिंग बेसिकली है क्या, क्यों की जाती है? देखिए, ये उन ख़वातीन को करवा लेनी चाहिए जिनको नज़र आ रहा है कि अर्ली 30s में, जब उनको नज़र आ रहा है कि हमारी शादी अभी नहीं हो रही 3-4 साल, तो फिर उन ख़वातीन को एग फ्रीजिंग। देखिए, एग फ्रीजिंग की भी एक डेट है। अगेन 35 तक के बाद ना कराएं, अगर करानी है तो उससे पहले कराएं। एग फ्रीजिंग का जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि उसका प्रेगनेंसी रेट एम्ब्रियो फ्रीजिंग जितना नहीं है। जिसना एक कपल है जिसकी शादी हुई हुई है, उसमें वाइफ का एग और हस्बैंड का स्पर्म को मिला के जो सीड बनाया जाता है, जिससे बेबी बनता है, उसको एम्ब्रियो कहते हैं हम लोग। सो एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसका प्रेगनेंसी रेट इज़ वेरी हाई। लेकिन जब आप एग खाली फ्रीज करते हैं कि कल को वो थॉ होगा और वो उस स्पर्म के साथ मिलाया जाएगा जिस और के साथ उस लड़की की शादी होगी, सो उसमें प्रेगनेंसी रेट इज़ रिलेटिवली लेसर। सो इसलिए एग से प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए वी नीड अ बिगर नंबर ऑफ एग्स। एम्ब्रियो जैसे अगर 3-4 अच्छी क्वालिटी के हैं वो बड़े प्रेशियस हैं, क्योंकि उनसे प्रेगनेंसी का चांस अच्छा है। लेकिन 3-4 एग से प्रेगनेंसी का चांस कम है। यू वुड नीड मोर एग्स। सो एग्स का प्रॉब्लम ये है कि एक औरत पहले तो डिसाइड करे कि इसके लिए एक औरत को इतना, जाहिर है खुद मुख्तार नहीं कहना चाहिए, लेकिन लाइक यू नो, एक ज़ाहिर है, एक डिसीजन है, एक बहुत बड़ा डिसीजन है कि एक औरत ये देख रही है, एक लड़की कहना चाहिए, देख रही है कि जी मेरी शादी नहीं हो रही, सो आई नीड टू डू समथिंग अबाउट माई फर्टिलिटी। सो मुझे ये लगता है कि हमें वी नीड टू वर्क हार्ड ऑन दिस। ऑल फर्टिलिटी क्लिनिक्स नीड टू वर्क हार्ड ऑन दिस, और हमें इसके बारे में अब बात करनी चाहिए, क्योंकि जिन ख़वातीन की एज बढ़ रही है उनको एग फ्रीजिंग की तरफ जाना चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे एक ये चीज़ भी बता दें कि बहुत सारे पेरेंट्स कुछ गलतियां कर देते हैं कि बच्ची की शादी लेट कर दी, फिर बच्ची में अगर 2-3 प्रॉब्लम भी नज़र आ रहे हैं, उन प्रॉब्लम को देखते हुए इलाज नहीं करा रहे और आप बच्ची की शादी कर रहे हैं। कितना ज़रूरी है कि अगर आपको पता है बच्ची में PCOS का मसला है तो वो फौरी टाइमली उसको जो है वो डील कर लें। हम आंखें बंद करके बैठे रहते हैं ना, और जब टाइम आता है वो वाला, तब बड़े मसाइल हो चुके होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें देखें, अगर पीरियड साइकिल इरेगुलर आ रहा है, वेट बढ़ रहा है, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, तो ये चीज़ को माओं को चाहिए कि टाइमली पिक कर लें और टाइमली एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को अपनी बेटी को चेक करवाएं। क्योंकि फिर वक्त के साथ साथ और वेट बढ़ता जाता है और इसकी अवेयरनेस नहीं होती, और फिर उनके मसाइल ख़वातीन के बहुत बढ़ जाते हैं जब तक उनकी शादी होती है। उसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा मसला है, ये बहुत ही बुरी तरह हमारे माशरे में ट्रीट होता है, स्पेशली छोटे शहरों में बहुत बुरी तरह इसकी सर्जरी की जाती है, और एक ही बुरी सर्जरी एक औरत की फर्टिलिटी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होती है। सो अगर एंडोमेट्रियोसिस है, चॉकलेट सिस्ट है, या ओवरीज में किसी भी तरह की सिस्ट है, उसका ऑपरेट आपको एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से करवाना चाहिए। एक जनरल सर्जन से तो हरगिज़ नहीं करवाना चाहिए, जो अंडेदानियों की, ओवरीज की अहमियत को ही नहीं समझता। तो अपना वो सिस्टम आपने किसी ऐसे बंदे को टच नहीं करने देना जिसको फर्टिलिटी की सेंस नहीं है। सो ये बातें बड़ी अहम होती हैं। और वैसे सैडली हम लोग ये भी काफ़ी देखते हैं, कुछ ख़वातीन को पीरियड्स नहीं आते, यूट्रस स्मॉल है या मसाइल है ना, पैदाइशी मसाइल हैं कि वो सिस्टम नहीं वर्क करता, तो बस कहते हैं जी शादी कर दो और बस शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। तो ये ख़वातीन बहुत ज़्यादा मसाइल शादी के बाद फेस करती हैं। और मैं देखें, इस बारे में बड़ी बात करती हूँ कि हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए और उनको इस काबिल बनाना चाहिए कि वो अपनी एक ज़िंदगी गुजार सकें, शादी और बच्चों के अलावा भी वो अपनी एक लाइफ गुजार सकें। अगर खुदा न खास्ता ऐसे मसाइल हैं कि पीरियड्स नहीं आते और आपको पता भी है कि फर्टिलिटी आपकी बेटी की सही नहीं है, बस एक ही एम्फेसिस नहीं होना चाहिए कि बस शादी कर दो। आप उसकी पढ़ाई, उसे पढ़ाएं लिखाएं और उसको एक सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूटिंग इंसान बनाएं, रादर दैन कि सिर्फ शादी और बच्चे ही ज़िंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। हेल्दी लाइफस्टाइल की अगर हम बात कर लें, अब आपने जल्दी कंसीव कर लिया, गैप कितना होना चाहिए आपके सेकेंड बेबी में? देखिए, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो मिनिमम आई वुड से 6 to 12 months, और अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो 1 to 2 years। ये तो मिनिमम गैप है जो कि बताया जाता है, और हाँ जी, ऐसे ही है, इतना गैप होना चाहिए। अच्छा, वो जो 5-5, 6-6 साल का गैप है, क्या वो नुकसानदेह होता है? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं अच्छा बच्चा स्कूल जाना शुरू करेगा, फिर हम नेक्स्ट बेबी प्लान करेंगे, और फिर नेक्स्ट बेबी जब आप प्लान करना चाह रहे होते हैं
तो वो होता नहीं है। इसमें देखिए अगेन एज ऑफ मैरिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस एज में एक लड़की की शादी हुई, अगर तो उसकी 25 में शादी हो गई, 25-26 में उसने एक बच्चा पैदा कर लिया, आई थिंक देन शी कैन वेट इवन 3-4-5 years, दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर आपकी शादी ही मिड 30s अर्ली 30s में हुई है तो देन आई वुड से यू शुडंट वेस्ट टाइम। मेरे हिसाब से अगर आप फर्टिलिटी के हिसाब से पूछें तो 35 तक एक औरत की फैमिली कंप्लीट हो जानी चाहिए। दो तरह की बच्चियां होती हैं हमारे सामने ना, जब देखते हैं बहुत मोटापा और बहुत लीन कमज़ोर बच्चियां, वो भी कंसीव करने में उनको भी मुश्किल होता है। हाँ जी, अगर आपका BMI 18 से कम है, यानी कि आप अंडर वेट आते हैं, तो उसमें भी आपका जो वो एक्सेस है जिससे नॉर्मल फर्टिलिटी और साइकिल आता है और प्रेगनेंसी होती है, तो वो साइकिल उस केस में भी डिस्टर्ब होगा। सो अगर जिन खवातीन में एनोरेक्सिया होता है, जो कोई बहुत पतली होती हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं, स्पोर्टी हैं बहुत, अच्छा, तो आपका वेट एटलीस्ट आपका BMI कम से कम बॉडी मास इंडेक्स 18 तो होना चाहिए। अगर उससे कम है तो हाँ जी, उसमें भी फिर साइकिल इरेगुलर होगा। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि ये लोग वेट गेन फिर कर लेते हैं, तो इनकी साइकिल्स आ जाती हैं, इसको ट्रीट करना फिर भी आसान है। ठीक है। मोटापे वाला जो मसला है ना, उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी खवातीन एवरेज 70s 80s 90s में मैं पेशेंट्स जो देखती हूँ उनका ये वेट होता है और वो बिल्कुल डिनाइल में होती हैं। कल भी मेरे पास एक पेशेंट आई लिटरली गुस्से में कि मैंने एक IVF साइकिल कराया, मेरे सिर्फ 3 एम्ब्रियोज क्यों बने, एग की क्वालिटी क्यों ख़राब थी। उसका वेट चेक किया तो 102 kgs उसका वेट था। और वो इतनी डिस्कशन के बाद, बहुत सारी रीजंस डिस्कस करने के बाद एंड पे हमने देखा कि मैंने दिल में सोचा यार तुम अपना वज़न देख लो, पहले अपना वेट देख लो, मुझे तो कहीं जा रही हो कि मेरे 20 एग्स निकले, मेरे 3 एम्ब्रियोज क्यों बने। तो एटलीस्ट अपना वेट देखो, उससे तुम्हारी एग क्वालिटी, सबसे ज़्यादा एक औरत की एग क्वालिटी उसके वेट पे डिपेंड करती है, और ओवर वेट होने से आपकी एग क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाएगी। ओहो। अब जब हमने उसका IVF आइडियली तो 100 kg पे तो हम लोग IVF करते ही नहीं है, आप यकीन करें। मेरा होता है कि एटलीस्ट चलो 100 kg तो बहुत ही ज़्यादा वेट है, लेकिन मसला ये है कि हमारी खवातीन वेट कम ही नहीं करती। हमारे में हम जितना भी ये सोशल मीडिया इतना कुछ देखते हैं, लेकिन अभी भी फिटनेस के हिसाब से हमारी खवातीन, पाकिस्तानी खवातीन बहुत पीछे हैं। वो समझती नहीं है कि मेरा वेट कितना होना चाहिए, मुझे अपने आप को कुछ अपनी हालत कुछ बेहतर रखनी है, अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, या चले बच्चे पैदा करने के लिए ही सही, किसी चीज़ को आप देख लें। सो वेट का बहुत बुरा नेगेटिव इफेक्ट आता है फर्टिलिटी पे।